देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है मैम। ठीक है। तो देखो हम लोग कॉस्ट शीट कर रहे हैं, तो मैंने ना ये जो नंबर लिख दिया था ये शायद गलत लिख दिया था। ठीक है, ये 7 नहीं होगा, ये शायद 1 होना चाहिए था। बाई चांस मैंने लिख दिया था कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये वाला करना है। 7 है नहीं यहाँ पे, ठीक है, वो गलती से लिख दिया था। अभी हम लोग आज देखो इलास्ट्रेशन 1 2 हम लोगों ने कर लिया था, अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ओ, मैंने पिन एरर डाल दिया है। 5G सोचो टास्क हो गई, पिन गलत हो गया। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। देखो उसमें क्या बोला है। द बुक्स ऑफ आदर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। मतलब ये जो डायरेक्ट लेबर है ये वर्क्स ओवरहेड का कितना परसेंट बता रखा है, 175%। तो इसका क्या यूज होगा, अभी देखते हैं क्या पूछा है हम लोगों से, तो समझ में आएगा। इतना समझ में आ रहा है जो भी वर्क्स ओवरहेड होगा, मतलब पहले तो मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, कम से कम ये होता है प्राइम कॉस्ट, फिर इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा तो वर्क्स कॉस्ट। तो ये वर्क्स कॉस्ट जो भी है इसका डायरेक्ट लेबर 175% है। मतलब इससे हम लोग वर्क्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो, क्योंकि इन दोनों में लिंक है। वो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा कि हम लोग को क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है, हमें सीओजीएस निकालना है लेकिन जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर कॉस्ट शीट देखोगे लास्ट दिन मैंने जो कॉस्ट शीट लिखवा दिया था, तो वहां पर एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने दो तरीके का बताया था। ये देखो दो अलग अलग कलर से मैंने लिख भी रखा है, एक जनरल वाला होता है और एक हम लोग का हाँ रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है तो फिर हम लोग का वो फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे आ जाता है, और अगर जनरल वाला होता है सीओजीएस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के आगे आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को बोला है कि सीओजीएस जो है वो एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, मतलब इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं जुड़ा हुआ है। तो कौन सा वाला नहीं है, इसका मतलब वैसे भी अगर सीओजीएस के बाद वाला होता तो फिर वो तो ऐसे होगा, तो सीओजीएस निकला है लेकिन बोला है एक्सक्लूडिंग, मतलब कौन सा वाला बोल रहा हूँ, ऊपर वाला ही बोल रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे वाला तो सीओजीएस के बाद ऐड होता है, तो इसके बारे में थोड़ी ना बोलेगा। बोला है जो सीओजीएस निकला है उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यानी रिलेटेड टू कौन सा वाला नहीं नहीं इंक्लूडेड है, प्रोडक्शन वाला। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली तो नहीं बोला है लेकिन हमें पढ़ के समझना पड़ेगा, वो तो कंसेप्ट के हिसाब से हमें समझना है। इन्वेंट्री में देखो बता दिया है रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, ये मंथ वाइज है, April 1 और April 30 दिया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेल्स फॉर द मंथ। तो यहाँ सेलिंग एक्सपेंसेस बताया, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बताया और सेल्स फॉर द मंथ बताया। हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है वैल्यू ऑफ मेटेरियल परचेज, मतलब मेटेरियल परचेज हमें नहीं दिया हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। और कॉस्ट कॉस्ट स्टेटमेंट बना के देना है, जहां पर हम लोग वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का दिखाएंगे एंड ऑल्सो द प्रॉफिट एंड, मतलब ये तो कॉस्ट शीट बनाने बोला है, इसका मतलब कि पूरा कॉस्ट को दिखाओ, सारे कॉस्ट को दिखाओ और प्रॉफिट भी दिखाओ, मतलब वही कॉस्ट बनाओगे कॉस्ट शीट बनाओगे। और यहाँ पर बोला है मेटेरियल परचेज निकालना है। तो मेटेरियल परचेज कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन सीओजीएस का यूज कर सकते हैं। सिंपल, ये देखो अगर हमें सीओजीएस पता है बाकी सारी चीजों को अगर हम लोग एड बैक करते हुए जाएंगे तो हमें मेटेरियल परचेज नहीं मिलेगा। जैसे इक्वेशन बनाते हो मैथ्स कभी किए हो तो उसमें इक्वेशन ये प्लस ये ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल टू सीओजीएस, वहां से हम लोग फाइंड आउट करें। मतलब सिंपल, जैसे इक्वेशन बनाते हैं ना वैसे ही लिखोगे तो आराम से निकल जाएगा। हम दिखाते हैं कैसे लिखोगे, ये देखो इलास्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मेटेरियल कंज्यूम्ड होता है, मेटेरियल कंज्यूम्ड में क्या लगता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, परचेज तो नहीं है, वही निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग का आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देंगे प्लस परचेज, ठीक है, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब परचेज के केस में अगर हम लोग का कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता जैसे कि कैरेज इनवर्ड वगैरह तो वो भी लिख देते, जो कि क्वेश्चन में था नहीं। माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो है वही लिखेंगे, जो नहीं है उसको लिख के तो कोई फायदा नहीं है। तो यहां से यहां तक क्या बन गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या ऐड होता है, डायरेक्ट लेबर। क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर है ना, यहाँ बोल रखा है ना डायरेक्ट लेबर कितना बोल रखा है 17,500, तो ये भी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे उसके बाद, डायरेक्ट लेबर। हम इसको लाइन बाय लाइन नहीं, सॉरी नीचे नीचे नहीं लिख के हम ऐसे लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, तुम लोग चाहो तो नीचे नीचे भी लिख सकते हो। डायरेक्ट लेबर, उसके बाद क्या ऐड होगा, ये प्राइम कॉस्ट बन गया यहाँ तक। इसके बाद क्या ऐड होता है, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड, तो हम FOH लिख रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद क्या होना चाहिए, देखो अभी कॉस्ट शीट पूरा याद कर लेना चाहिए तुम लोग को। फैक्ट्री ओवरहेड करने के बाद हमारे पास आता है ग्रॉस ओपनिंग WIP करने के बाद आता है ग्रॉस, हाँ ओपनिंग फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग WIP लगेगा, ठीक है। ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, वो नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ एडेड होके क्या आएगा वो लिखने से ही होगा। ओपनिंग, क्योंकि हम उसको इस फॉर्मेट में नहीं कर रहे हैं ना, लाइन बाय लाइन लिख के कर रहे हैं, तो ऐड होके प्राइम कॉस्ट आएगा, वो नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग मेन मेन पॉइंट लिखेंगे, ये सब ठीक है। ये तो नाम हुआ ना कि ये ऐड करके होगा, अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग कॉस्ट शीट थोड़ी ना बना रहे हैं, उसके लिए भी निकाल रहे हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। फैक्ट्री ओवरहेड लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करेंगे अगर है तो, जो कि क्वेश्चन में है, और उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। अच्छा, ये करने से हमें मिल जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये देखो हम दिखा देते हैं, ये देखो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है ना। उसके बाद क्या आता है, नेट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वो तो एक्सक्लूडिंग बोला है। जो COGS हमारे पास है उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सक्लूडेड है, मतलब वो पार्ट एडेड नहीं है, तो ये वाला हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो हम लोग का क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गए। अब दूसरा एडेड आइटम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बस इतना ही करना है, पहुंच गए COGS तक। तो बस और दो चीज लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इक्वल हो जाएगा COGS एक्सक्लूडिंग, लिख लेना है COGS एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। अब वैल्यू सारा दिया हुआ है, देख देख के लिखो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000, परचेज तो हम लोग को नहीं पता, वही तो ढूंढना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,600, डायरेक्ट लेबर 17,500, फैक्ट्री ओवरहेड देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ कैसे निकालेंगे, वर्क्स ओवरहेड बता दिया है, ये 175% है, तो फिर ये वर्क्स ओवरहेड फिर कितना होगा, इंटू क्यों 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, कैसे होगा, वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, 10,000 होगी। क्योंकि सिंपल सा बात है ना, यहाँ पर ये देखो हम लोग को बोला क्या, हम लोग को ऐसे बोला है कि जो 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, मतलब लेबर कॉस्ट इक्वल टू 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये मैंने लिखा है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये मैंने DC लिख दिया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। ये हम लोग को पता है कितना है 17,500, ठीक है, इक्वल टू 175% इंटू वर्क्स ओवरहेड, डायरेक्टली उस पर इंटू मत करो, तो वर्क्स ओवरहेड कितना हो जाएगा, जैसा बोलेगा क्वेश्चन वैसा ही करो, 10,000।
तो ये वर्क्स ओवरहेड हम लोग का 10,000 हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड एक ही बात है। फिर उस पे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP गिवन है 10,500। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ये भी गिवन है 14,500। अच्छा, इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 17,600 और 19,000। और इक्वल क्या आ जाएगा, COGS एक्सक्लूडिंग हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एड नहीं किया है, 56,000। अब बस कुछ नहीं, कैलकुलेटर लेना है तुम लोग को, ऐड करना है, फिर इधर बाकी 56,000 से लेस करना है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 56,000 माइनस करके इधर जितना आएगा, माइनस या प्लस क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। देखो कितना, 8,000 minus 10,600 plus 17,500 plus 10,000 plus 10,500 minus 14,500 plus 17,600 minus 19,000 19,500 टोटल मिल जाएगा। हाँ 19,500 ये सब एडजस्ट करके आएगा, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, 56 माइनस 19,500 36,500। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इतना आ जाएगा 36,500। अब मैंने ऐसे लाइन बाय लाइन लिख के क्या है, तुम लोग चाहो तो ऐसे स्टेप वाइज भी लिख सकते हो, पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख लिया, ऐसे करके भी कर सकते हो, फिर लास्ट में उसको बैलेंसिंग फिगर दिखा सकते हो। अगर ऐसे करके लिखोगे, मेरा कहना है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जैसे कॉस्ट शीट में लिखते हो, फिर परचेज लिख दिया, यहाँ वैल्यू पता है, इसको तुम लोग यहाँ पर खाली रखोगे, बाकी सब लिखते हुए जाओगे, फिर बैक में जाके कैलकुलेशन करके यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर करके लिखोगे, वो प्रेजेंटेशन भी चले। प्रेजेंटेशन क्या है? आप पैराग्राफ में मुझे क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, जिसमें आप बताए थे कि डेट डिप्रिसिएशन रेट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, वो से माइनस करके जो गिरावट होता है उसका बुक में देख लो, तो वर्किंग हो। मैंने पहले ही बोला था कि बुक में दिया हुआ है, जैसा तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये आसान है मेरे हिसाब। हाँ वो तो समझ लेना, वो तो समझ ही पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा वर्किंग मोड एग्जाम में नहीं दिखाएंगे तो वर्किंग मोड को मार्क्स समझ सकते हो। ऐसा कहाँ लिखा है कि वैसा भी करना पड़ेगा? मार्क्स हमको नहीं देगा अगर हम वैसा पढ़ेंगे। अच्छा, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा ऐसा हम क्यों करवाएंगे, मेरा फायदा है इसमें। तो आप नहीं, क्या गलत करा रहे हैं। तो फिर हम वर्किंग मोड में क्या लिखेंगे कि हम डेट जो हम सिखाए हैं वही कर, वही सिखाएंगे ना, जो करके तुम लोग पास करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हम भी बोल सकेंगे कि मेरे यहाँ से इतना लोग इंटर पास किया, नहीं तो हम कैसे बोलेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि तुम लोग को जितना आसानी से सिखा के पास कर। ऐसा कहीं नहीं होता है बुक में जैसा लिखा हुआ है, बुक में ए जैसे लिखा हुआ है सबको ए वैसा ही लिखता है, तो नंबर कैसे मिलता है फिर? तब तो फिर वैसा होना चाहिए बुक में जैसा, अब कौन सी स्कूल में क्या बुक फॉलो होता है वहां पर वैसा लिखा हुआ रहता है। हम लोग तो बचपन में जियोग्राफी वगैरह बुक भी अलग अलग ऑथर का होता था, जहां पर डेफिनेशन का पैटर्न भी अलग अलग होता था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि डेफिनेशन थोड़ा इधर से उधर होने से नंबर नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता। ऐसा होने से तो फिर पढ़ाई लिखाई पूरे वर्ल्ड में, मतलब एटलीस्ट पूरे इंडिया में एक ही तरह का होना पड़ेगा, तभी सभी कोई एक ही छत के अंदर एक ही जैसा लिखेंगे, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। तो फिर नॉलेज किस लिए होता है, जिसको जितना अच्छे से समझा सके कोई, ठीक है, जिसको ऐसा नहीं है कि मेरा वाला ही आसान है, हो सकता है इससे भी कोई और आसान टेक्निक हो, वो तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा अगर चीजों को सीखेंगे। अभी जैसे मैंने ये वाला करवाया, ये शायद बुक में ऐसा सॉल्व नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं करने से गलत हो जाएगा? मैम यहाँ पर नेगेटिव लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस बाय रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यही लिखना है, टेक्निक कुछ भी यूज करो, रिवर्स कैलकुलेशन। ओके, हाँ वो तो लिखना ही पड़ेगा, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि हम सारा चीज नहीं लिखते, हम पहले बता दो, ऊपर वो लिखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसमें हम लोग इसके बाद वाला पॉइंट करते हैं।
कॉस्ट स्टेटमेंट जो है हमें प्रिपेयर करके देना है, तो इसका कॉस्ट स्टेटमेंट तो बन जाएगा, सारा डेटा ही तो हम लोग को पता है। तो कॉस्ट स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये हम लोग को अभी पता चला, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं। 36,500, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी यहाँ लिखा हुआ है, देख देख के लिख लेंगे, 10,600। तो ये सब एडजस्ट करने से क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, देख लो कितना आएगा, चेक करो। हाँ, 33,900 रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर उसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, मैम एक बार लास्ट पेज दिखाइए ना। डायरेक्ट वेजेस लिखो, तुम लोग लिख के जो अमाउंट है यहाँ दिख रहा है 17,500, ऐड करो, ऐड करके पाएंगे। हो गया मैम। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस 17,500। अच्छा, प्राइम कॉस्ट कितना आ गया, इसको हम इधर आउटर में लिख रहे हैं 51,400, ठीक है, प्राइम कॉस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। तो वर्क्स ओवरहेड हम लोग वर्किंग नोट 1 बनाए ना, वहां से ले लेंगे 10,000, कितना आ जाएगा 61,400, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर वर्क्स वाला लैंग्वेज यूज किया है तो मैंने वर्क्स कॉस्ट बता दिया। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग, हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये भी देखो लिखा हुआ था, वहां से देखते हैं। हाँ, 14,500, ये ऐड करने से आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट ही लिख देते क्योंकि वर्क्स लिखा है वो, कितना आएगा 14,500, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओ हाँ 10,500, 10,500 कितना हो गया 71,900, हाँ, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। अच्छा, इसमें से लेस कर दो क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो ये वाला 14,500 था, तो फिर ये लेस करके आ जाएगा 57,400 नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट वर्क्स कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ, हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कितना था 17,600, ऐड करने से कितना आ रहा है 75,000, इसको हम लोग बोलेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितना सारा स्टॉक अवेलेबल है बेचने के लिए। और यहां से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दिया हुआ है ये वाला, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया, हाँ, तो यही दिया हुआ था क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो हम लोग का रिलेटेड टू प्रोडक्शन इसमें है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये जो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है, इसके आगे वैसे भी लिखा हो जनरल वाला है, तो इसके बाद जाएगा, ठीक है, इसके जस्ट बाद जाता है। ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन
ओवरहेड जनरल वाला क्वेश्चन बता ही दिया है, तो पहले ही हम लोग को समझ जाना चाहिए कि वो हमारा रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ही नहीं। तो 2500 और इसके जस्ट बाद ऐड हो जाता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अगर है तो इस क्वेश्चन में है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस 3500, कॉस्ट ऑफ सेल्स 62,000, ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल सेल्स। अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, सेल्स बता दिया था, सेल्स हाँ बताया था शायद, हाँ बताया, हाँ ये 75,000 नीचे, ये 75,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंस पे 13,000। मैम हम लोग एग्जाम में मतलब एकदम भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। नहीं शॉर्ट फॉर्म यूज तो बैलेंसिंग भी तो पूरा लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो नहीं, उसमें क्यों नहीं यूज कर सकते। अब जैसे हम ओपनिंग को ओपी लिख देते हैं, अब एक आधा क्वेश्चन कर, हाँ वो क्यों नहीं यूज कर, बैलेंसिंग फिगर पूरा कौन लिखता है, वो तो बी डॉट जैसे ब्रॉट डाउन करते हो तो बी स्लैश डी, वो तो नॉर्मल है, वो तो कुछ। हाँ अगर एकदम ही टाइम नहीं है लेकिन क्वेश्चन कर पाओगे लग रहा है तो अब शॉर्ट में कर सकते हो, उसमें मार्क्स काटेगा लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जैसे मान लो एकदम ही टाइम नहीं है, लास्ट का क्वेश्चन है तो कर सकते। तो मैं वो जो अकाउंट लिखते हैं तो पूरा अकाउंट में ए स्लैश सी लिखते वो तो ए स्लैश सी होता है, उतना तो कॉमर्स में allowed है। डेबिट क्रेडिट पूरा थोड़ी लिखते हो, डीआर सीआरई तो लिखते हो, थोड़ी ना पूरा लिखना है, उतना तो कॉमर्स में अलाउड होता है, थोड़ी ना आर्ट्स है, आर्ट्स होता तो फिर वहां पर सारा चीज लिखना मैंडेटरी होता है, वहां शॉर्टकट कम ही होता है। अब देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट, ठीक है, मंथली कॉस्ट शीट बना के देना है। ओपनिंग इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स, मतलब सब ये ओपनिंग वाला दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग दिया हुआ है, तीनों सेम चीज वही, देखो रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स। अच्छा फिर यहाँ पर, अच्छा नहीं, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दिया, ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग को नहीं दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल परचेस दिया हुआ है, जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेस, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, आईटीसी अवेलेबल, रॉ मटेरियल चैप्टर हो चुका है तो वहां पर सिखाया था मैंने, हैं। बोलो। अगर जीएसटी में आईटीसी अवेलेबल है तो कॉस्ट का पार्ट में अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट का पार्ट कर दिया। क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर हम लोग जीएसटी पे करेंगे उसका आईटीसी मिलेगा, तो 7,20,000 ऐड एंड 7,20,000 लेस, तो फिर उसको दिखाने का कोई जरूरत ही नहीं होता है, तो फिर ये वाला यहाँ पर कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन अगर ये वाला लैंग्वेज नहीं होता तब क्या करते, ऐड कर देते, तब इसमें ऐड हो जाता, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ना, अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो। वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज। अच्छा ये क्या होता है, ये एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज को, जैसे मैंने बोला था डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये भी इसी ये लैंग्वेज रहता है, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, ठीक है। अगर एक्सपेंस पेड फॉर यूटिलिटीज है तो वो हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन है, बोल ही दिया है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस ये कौन से कैटेगरी में जाएगा, तो ऑफिस स्टाफ के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। ट्रैवलिंग अलाउंसेस पेड टू ऑफिस स्टाफ, हाँ, मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जाएगा, मतलब जनरल वाला ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवर है, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। मशीन आवर्स बोला है 21,600 आवर्स मशीन काम करता है, तो मशीन का जो काम करता है उसका खर्चा होता है 1 आवर का 8 रुपीज, तो टोटल मशीन 21,600 आवर्स चला तो कितना खर्चा हुआ, इनटू करने से पता चलेगा। 1,00,000। हाँ ये कहाँ जाना चाहिए, हाँ हाँ, यूनिट सोल्ड बता दिया है, यूनिट प्रोड्यूस्ड बता दिया है, डिजायर्ड प्रॉफिट बता दिया है, अब हम लोग को इससे बना के देना है इनको कॉस्ट शीट, ठीक है। अच्छा तो कॉस्ट शीट किस चीज का बनता है, यूनिट सोल्ड का कि यूनिट प्रोड्यूस्ड का, प्रोड्यूस्ड का, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट शीट बनेगा ये कितने यूनिट पे बनेगा, 1,94,000 पे बनेगा, ठीक है। चलो बना के देखते हैं।
ये कौन से मंथ का कुछ नहीं बोला है, टाइम वगैरह कुछ नहीं बोला, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ डॉट डॉट कर देते हैं। यूनिट प्रोड्यूस्ड यहाँ पर 1,94,000। अच्छा, पर्टिकुलर्स रुपीस और कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, वहां क्यों नहीं कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बनाए थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोल सकते हैं। तो मैं हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स बात दिया ही नहीं था, कुछ भी नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसीलिए कॉस्ट पर यूनिट नहीं बनाया था। लेकिन कॉस्ट शीट का डेफिनेशन पढ़ते वक्त हम लोगों ने देखा कि कॉस्ट पर यूनिट भी इसमें बनता है, कि कॉस्ट शीट ऐसा एक स्टेटमेंट है जो हमें टोटल भी बताता है, कॉस्ट पर यूनिट भी बताते हैं। टोटल तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर में होता है, कॉस्ट पर यूनिट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि कैसा हमारे पास डेटा अवेलेबल। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो उसके लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल 12 लाख प्लस मैम जैसे यहाँ रॉ मटेरियल लिख रहे हैं, हम यहाँ पे आरएम नहीं लिख सकते? सारे नहीं, रॉ मेटेरियल लिखना पड़ेगा। लिख टाइम सकते लग हो जाता है अगर थोड़ा, हड़बड़ी मतलब मैं हुआ पूछ रहा था। हाँ ना, नहीं, टाइम तो एग्जाम में मिलेगा नहीं मत ना। लेना, टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन एक कॉस्ट शीट देगा ना तो उसमें पूरा लिखना पड़ेगा। अगर बहुत ही टाइम शॉर्ट हो जाए तो फिर लिख के आ सकते हैं। अभी अभी लिख सकते हैं ना, मतलब ऐसे हाँ, नॉर्मल? अभी लिखो, अभी लिखने को बात नहीं। अगर अभी मेरे साथ लिखने में स्पीड इशू हो रहा है तो अभी लिख लो R.N, कोई प्रॉब्लम। रॉ मेटेरियल परचेज कहाँ गया, ये बात, ये लिखना है। 720 का तो कोई होगा नहीं कैलकुलेशन, तो 1,44,00,000। तो इसमें क्या होगा, लेस भी होगा क्लोजिंग। अगर चाहो तो इसको भी ऐड करके एक चीज लिखा जा सकता है, वो भी बता देते कितना हो रहा है, एक बार ऐड करके देखो तो। 1,56,00,000, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मेटेरियल क्या बोलना चाहिए, अवेलेबल। रॉ मेटेरियल अवेलेबल लिखो, रॉ मेटेरियल अवेलेबल। चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, और बहुत टाइम इश्यूज है तो मत लिखो, ठीक है, एग्जाम का बात कर रहे हैं। लेकिन इसको बोला जाता है रॉ मटेरियल अवेलेबल। अगर कभी पूछ लिया, जैसे उसमें पूछा रॉ मटेरियल परचेज बताओ, अब अगर पूछा रॉ मटेरियल अवेलेबल बताओ, तब आंसर क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक के साथ उसको ऐड करके फिर बताना है, ठीक है। अच्छा, फिर लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखते हैं कितना, ये रहा 14 लाख। लेस करके देखो कितना, इसको आउटर में लिख देते हैं 1,42,00,000। अब इसका हम लोग पर यूनिट निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का पर यूनिट इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितना यूनिट है वो हमें नहीं पता, क्योंकि अगर वो पता ही नहीं है तो कैसे डिवाइड करके निकालेंगे। लेकिन अभी जो रॉ मटेरियल यूज हुआ इसको लिखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो कितने यूनिट बनाने के लिए कंज्यूम होगा, जो लिखा है हम लोगों ने ऊपर, हाँ, उससे डिवाइड करके देखो कॉस्ट पर यूनिट कितना है। पॉइंट में आएगा 20 की 19, 19 आ रहा है। वापस कितना अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा वो तो, अप्रोक्सीमेशन है तो नहीं आएगा शायद, लेकिन डिवाइड करने से में जैसे दिखेगा वैसे चलना पड़ेगा। उसके बाद आएगा तो देखते हैं कितने, 73.195 है, हाँ तो 20 भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, एक चीज क्या है, यहाँ पर ना बहुत सारा जो है हर जगह पे जो है हमारा राउंड ही होते जाएगा। क्यों बोलो, क्योंकि सभी ना पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा, तो एकदम एंड में जाके हम लोग कर देंगे। मैं यही चीज हम लोग स्टॉक लेजर अकाउंट को भी करते होंगे।
जहाँ पर हम लोग न्यूमन को यूज करते हैं वहाँ पर हमको वेटेड एवरेज पॉइंट आता है, वहाँ पर राउंड नहीं करना चाहिए। नहीं, वहां पर कर सकते हो, ठीक है। वहां पर देखो, वहां पर भी नहीं करोगे तो जाके लास्ट में ओवरऑल आंसर एक ही आएगा। यहाँ पर भी करते हुए तो नो इश्यू, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर इसको 2-0 कर देते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो 2-0 ही कर दो, कोई बात नहीं, चलो। ऐसा नहीं है, नॉर्मली राउंड ही करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारा होगा तो कर सकते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो फिर फीफो लिफो में नहीं करना चाहिए, ऐसे लेकिन वहां पर तो हम लोग 4 डिजिट तक लेके करते हैं ताकि हम लोग का जो है करेक्ट आंसर आए, लेकिन यहाँ 2 ही डिजिट लेंगे, यहाँ पर 4 डिजिट नहीं लेंगे, ठीक है। 73.20 कर दिया है मैंने। फिर यहाँ पर ऐड क्या करेंगे? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस देखते हैं कितना है। ये रहा, वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर 36,64,000। इसको डिवाइड करो फिर 1,94,000 से, देखते हैं कितना। 15.88 18.886 है तो 18.89 कर देते। करेंगे तो सभी राउंड करते जाएंगे, नहीं करेंगे तो लास्ट में जाके करना है, ठीक है। अच्छा, फिर डायरेक्ट वेजेस के मैम बाद। अरे सर, हाँ बोलो दर्श। मैम हम ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मतलब इसके साथ? पर यूनिट निकालने के लिए कि एक यूनिट का कितना पड़ा। अगर 1,94,000 यूनिट बनाने का इतना खर्चा पड़ा तो एक यूनिट का कितना पड़ा, क्योंकि कॉस्ट शीट हमें पर तो यूनिट में मैम बताता है। फॉर्मेट में हमें ये इसको भी ऐड करना होगा ना, ये हाँ कॉस्ट ऑफ पर यूनिट हाँ को। हाँ, ऐड करना होता है हमेशा ही। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं ऐड करेंगे, जैसे कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कोई यूनिट था नहीं, इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं किया। ऐड तो करना पड़ेगा, देखो, क्योंकि कॉस्ट शीट का डेफिनेशन ही हमें वही बताता है कि हमें ऐड करना ही पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर। ओके मैम। और है ना, कॉस्ट शीट का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखो। ऐसे डिजाइन किया गया है कि कॉस्ट पर यूनिट भी बताए, हर स्टेज पे कॉस्ट पर यूनिट बता सकते। अच्छा, अब उसको डिवाइड करके कितना आया हम लोग को? ओ, एक्सपेंसेस ये लिखना था ना मुझे, एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज। ये भी याद रखो कि ये हम लोग का डायरेक्ट वाला है, ठीक है। चार्जेबल एक्सपेंसेस मैंने लिखवाया था लिस्ट में कि वो डायरेक्ट होता है, ये वाला भी डायरेक्ट होता है। एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज 1,45,600, लिखो कितना होगा, मतलब डिवाइड करो कितना होगा पर यूनिट। 0.75 राउंड करके बोल रहे हो, क्योंकि राउंड कर रहे हो तो सारा राउंड लिखे। अच्छा, ठीक है, तो ये वाला हो गया। अच्छा, अब ये सबको एक बार ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा, सब ऐड करो। 1,80,09,000 और ये ऐड करो 92.83। 83, 92.83, ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गया। इसके बाद क्या ऐड होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इसमें क्या आया था? मशीन वाला आया था, एक ही आइटम हमें मिला था ना, मशीन आवर्स वर्क। अच्छा, अब मशीन का यहाँ पर बता दिया था, ये देखो, बाकी कुछ भी ऊपर देख सकते हो, एक भी हमारा फैक्ट्री रिलेटेड आइटम नहीं था। 21,608 रुपीज करके। 1,72,000। इसका पर यूनिट कितना आएगा? 0.89। 0.89। 0.89, अच्छा ठीक है। अब इसको ऐड करो। ऐड करने से ही तो आएगा फैक्ट्री। इसमें ओपनिंग वाला ऐड करके आएगा ना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसको भी ऐड कर सकते हैं, करके देखो कितना। ये ऐड करने से कितना आएगा? 1 करोड़।
1,82,200 और ये दोनों ऐड करने से 7,2। अच्छा ये आ गए। अब इसमें क्या ऐड होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। अच्छा ये कितना है? क्लोजिंग वाला 18 लाख। क्या इसका कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं? क्योंकि उसके लिए 1,94,000 थोड़ी ना एप्लीकेबल, वो तो टोटल है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मतलब प्रीवियस ईयर का जितना यूनिट हम लोग का WIP में, तो इसका तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग नहीं निकाल सकेंगे। इसको ऐड कर कितना आता है? ये इतना आ गया। अच्छा अब इसमें से लेस कर देंगे। इधर कुछ मत लिखो। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए था? WIP का ओपनिंग स्टॉक का यूनिट चाहिए था, तब हम डिवाइड करके लिख सकते थे। अब नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये कितना दिया हुआ है? 1604 मतलब 16 क्या है लैक्स। हाँ कितना आ रहा है? 1,83,00,000 83,78,400 ये आना चाहिए। देख लीजिए ये वाला आना चाहिए। अच्छा ये यहाँ पर आया था, लिखा नहीं हम मैम ये लोगों ने। 16 lakhs है ना, 16 lakhs हाँ ये 16 लाख है। 16,04,000। ये 16,04,000 ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लिखना था, वो नहीं लिखा। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। और ये क्या आ गया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये ठीक है ना लेस? क्योंकि आंसर तो यही है 1,83,78,400, ठीक है। अच्छा अब ये क्लोजिंग WIP का यूनिट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? इसका भी नहीं लिख सकते हैं शायद। क्यों क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर WIP में कितना क्लोजिंग स्टॉक है वो तो हमें नहीं पता है, तो इसका यूनिट भी हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अच्छा तो फिर इसका हम लोग का कितना रह जाएगा? जैसा था वैसे ही रह जाएगा 93.72। ये वाला नहीं तो अगर बता दो तो लिमिट्स प्रोड्यूस का दूसरे ट्राई नहीं करेगा इस अमाउंट को आया। हाँ इसको करेंगे लास्ट वाले को, यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ हाँ इसको डिवाइड करो। 94.73 बताते। देखो हम लोगों ने क्या किया अभी तक, देखो क्या किया। ये समझ में आ गया होगा सबको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये कंजम्पशन क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने इतना यूनिट प्रोड्यूस किया, तो पर यूनिट का कॉलम बनाएंगे तो डिवाइडेड बाय इतने से करेंगे। डायरेक्ट वेजेस का खर्चा क्यों हुआ है? इतना यूनिट बनाने के लिए हुआ है, तो इतने से डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा क्यों हुआ है? इतने यूनिट बनाने के लिए हुआ है, तो उतने से डिवाइड करेंगे। ये टोटल और ये इधर का टोटल करते आता है। और अगर इसको डायरेक्टली इससे डिवाइड करोगे तो भी तुम लोग का इतना आ जाएगा। हो सकता है कि 92.83 की जगह 81 या 84 ऐसा कुछ आए राउंड करने पे, वो हो सकता है, लेकिन इस तरीके से आएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? फैक्ट्री ओवरहेड में ये बता दिया था, ये अप्लाई किया। अब इसमें कभी कभी क्या होता है ना, बहुत से लोग इसमें 8 लिख देते हैं। नहीं, ये तो पर आवर है। हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? पर यूनिट। तो ये खर्चा जो हुआ है ये कितने यूनिट बनाने के लिए हुआ? 1,94,000, तो उसको डिवाइडेड बाय 1,94,000 करेंगे, जो आ गया। अब इसको ऐड कर दिया और ये टोटल वाला निकल गया। अगर इसको टोटल ऐड नहीं करके तुम लोग इससे डिवाइड कर देते हो डायरेक्टली, तो भी तुम लोग को ये मिलेगा। हो सकता है 93.72 की जगह थोड़ा सा राउंड में अंतर आ जाए, क्योंकि यहाँ हम लोग ऐड किए ना, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर आए। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लिखा। यहाँ कुछ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम लोग को इसका क्या नहीं पता? यूनिट नहीं पता। कौन सा यूनिट? ओपनिंग WIP का तो नहीं लिख सकते। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लिखा, इसमें भी यूनिट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम लोग को नहीं पता क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का यूनिट। अगर पता होता तो लिख देते। तो इसका मतलब अभी हमारा जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट लगा वो टोटल में इतना लगा, और पर यूनिट पे कितना हुआ? 94.
73। कैसे पता चला? ये टोटल को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा। अभी तक हमारा जो प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है फैक्ट्री कॉस्ट लगने तक, उसका खर्चा कितना आया है पर यूनिट का? 94.73। यहां तक क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ, क्या लिखेंगे? हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो उसका टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये देखो 9,60,000। ठीक है, अब 9,60,000 लिखो। अच्छा, अब टोटल करो तो फिर क्या? 1,93,38,400। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब यहाँ हाँ 10,000 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, मतलब ये पर यूनिट हम लोग का लिख सकते हैं लेकिन उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐड नहीं कर सकते, लिख सकते हो लेकिन ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हम लोग तो 1,94,000 का निकाल रहे हैं। तो जब 1,94,000 निकाल रहे हैं, एक चीज समझने का है कि क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं। हम लोग यूनिट प्रोड्यूस 1,94,000 का निकाल रहे हैं, तो 10,000 तो प्रीवियस वाला है, तो प्रीवियस वाला का तो कॉस्ट पर यूनिट हमें यहाँ पर निकालना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसमें उसका यूनिट जो है चाहो तो लिख सकते हो लेकिन ऐड नहीं करना है। तो इससे बेटर है कि उसको लिखो मत, लिखोगे तो गलती से ऐड कर लोगे। ठीक है, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हाँ बोलो, कितना यूनिट पहले सोचना पड़ेगा, वो दिया हुआ नहीं है, पूरा निकालना पड़ेगा। 34,000 कैसे? ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स भी तो था, तो जो सोल्ड आउट हुआ है उसमें ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है। देखो, अगर हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग पहले देखते हैं हमारे पास पहले ओपनिंग स्टॉक कुछ है कि नहीं, फिर उसमें क्या ऐड होता है? प्रोड्यूस्ड, वो हम लोग बेच सकते हैं अवेलेबल फॉर सेल, माइनस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000। प्रोड्यूस्ड कितना है? 1,94,000। क्लोजिंग में कितना बचा हुआ है? नहीं पता। और ये सब करने से क्या आता है? यूनिट सोल्ड आता है, मतलब सीओ जीएस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ जाता है 1,60,000। तो यहाँ से हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मिलेगा। मतलब कहने का ये मतलब है हम लोग इसमें फीफो अप्रोच यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि जो यूनिट बिका उसमें पहले कौन सा बिका होगा? 10,000। तो बाकी और कितना बिका? 1,50,000। तो वो कहाँ से बिका होगा? जो प्रोड्यूस्ड हुआ, तो बचेगा कितना? हाँ, इस तरीके से होता है। ठीक है, और फीफो ही क्यों हम लोग अप्रोच लेंगे, लीफो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नॉर्मल सा बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेगा कि जो पहले प्रोडक्शन हुआ वो पहले निकल जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हमेशा कौन सा अप्रोच लेंगे? हमें अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलेगा तो भी हमें फीफो अप्रोच लेना है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोगों का जो ये जो आया, क्या बोलते हैं उसे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये कितना यूनिट होगा फिर? हाँ, ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये हम लोग का आएगा 44,000। अगर ये याद ना रहे कैसे कैलकुलेट किया तो कितना जगह चाहिए होगा, हम यहाँ नीचे दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 करके कैलकुलेशन ऑफ, ये हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं तब भी वहां करना पड़ता है। क्लोजिंग, सॉरी, कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और ये मेटेरियल में भी हम लोगों ने शायद देखा था, ओपनिंग स्टॉक यूनिट बेसिस पे दिया हुआ है फिनिश गुड्स का। ठीक है, ये सब फिनिश गुड्स का ही लिखेंगे क्योंकि बेचना तो वही है, फिनिश गुड्स ही बिकता है, थोड़ी ना WIP बिकता है। प्रोड्यूस्ड यूनिट 1,94,000। तो अवेलेबल फॉर सेल कितना हो जाएगा? 2,00,000
4000 और सोल्ड कितना हो गया, कितना बिक गया 1,60,000। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना आ जाएगा 44,000। ठीक है, 44,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स रहेगा। और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एज्यूम फीफो। फीफो एज्यूम कर रहे हैं, मतलब जब सोल्ड आउट हुआ है 1,60,000 तो हम लोग का सबसे पहले कौन सा स्टॉक खाली हुआ है, ये 10,000। ये जब सोल्ड आउट हुआ सबसे पहले ये 10,000 गया, फिर यहाँ में से 1 लाख कितना जाना चाहिए 1,50,000। ठीक है, उतना गया, तो यहाँ पर 44 बच गया। अब उसके हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ ये जो है ना फिनिश गुड्स, इसका वैल्यू क्या होगा, तो निकालो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये तो यूनिट निकाला, तो कॉस्ट कितना होगा 44,000 इंटू कितना करोगे कॉस्ट पर यूनिट। अब ये जो हाँ 94.73, ये ही क्यों होगा, क्योंकि जो बचा हुआ स्टॉक है वो कौन सा वाला है, प्रोड्यूस्ड यूनिट का। तो प्रोड्यूस्ड यूनिट का स्टॉक जो है उसको बनने में पर यूनिट का कितना खर्चा आया 94.73। इस वजह से यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 94.73। करके देखो कितना आता है। बोलो कितना। 41,68,100 तो ये वाला हम लोग वहां पर लिख देंगे 41,68,100। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल यूनिट कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ इसको माइनस करो, माइनस करने से पता चलेगा 1,51,70,200। ये क्या हो गया COGS। अब इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे, अच्छा बोलो तो ये जो COGS है ये कितने यूनिट का दिख रहा है 60। ये 1,60,000 क्योंकि गुड्स सोल्ड तो 1,60,000 है। अब अगर पर यूनिट निकालेंगे, अब यहाँ पर निकाल सकते हैं, सेफ है, आगे का कुछ निकाल के फायदा नहीं था, तो इसको डिवाइडेड बाय कितना करेंगे अब 1,60,000। अब और 194 वाला कंसेप्ट नहीं रहता है, तो अब देखो कितना 94.8। ठीक है, ये COGS। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, अगर हम लोग का कोई ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है ये सब, तो वो ऐड करना पड़ेगा, तो देखते हैं। हाँ है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन 26,52,000। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 26,52,000। अच्छा, इसको यहाँ पर ना लिखा नहीं था, जनरल वाला है कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो मैंने यहाँ पर क्योंकि लिख डाला, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एजम्पशन लिख देंगे। हाँ, एज्यूम टू बी जनरल। ठीक है, अब ये मैंने एजम्पशन लिया है, अगर तुम लोग इसको आगे ऐड कर देते हो तो थोड़ा सा आंसर वेरी होगा, ओवरऑल आंसर सेम आएगा, एकदम एंड में आके आंसर सेम ही आएगा, लेकिन तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि क्या एजम्पशन लिए, क्योंकि क्वेश्चन का डेटा पढ़ के, ये नाम पढ़ के ये नहीं समझ में आ रहा है कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है कि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो अगर लिखेंगे तो नोट देना जरूरी है। ठीक है, अब इसको कितने से डिवाइड करोगे 160, बोलो कितना आ रहा है 58, क्योंकि अब 1,94,000 का कंसेप्ट गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस एक था ना, वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाला, वो दिया हुआ है देखो 121। इसको भी कितने से डिवाइड करोगे, वही 1,60,000 से, करके देखो कितना होगा। कितना आ रहा है, ये सभी 1,60,000 से डिवाइड होगा। हाँ, 0.76 और उसके बाद वाला 0.04। अच्छा, अब ये सब ऐड करना 94.81, ये पूरा ऐड करना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, देखो कितना 4, 6, 10 और 8, 18। 1,85,89
1,85,89,280 और ये टोटल करने से 116.18 18 आ रहा है। yes, sir. ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब इसमें क्या लगाएंगे, प्रॉफिट अगर दिया है तो वो लगा देंगे। हाँ, डिजायर्ड प्रॉफिट बोला है 15% ऑन सेल बोला है, तो बोलो कितना लिखे यहाँ पर प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे सेल्स। बोला है 15% ऑन सेल्स, बोलो ये मैंने काफी बार सिखाया है, कितना लिखना पड़ेगा। And 17.6465 on cost. अमाउंट बताओ कितना होगा, Oh, मतलब पर यूनिट वाला और ये दोनों वैल्यू। okay. And that profit का जो cost है मतलब the amount वो है 32,804. 804, हाँ 3,28,461 हाँ 15% ऑन सेल बोला है तो ये कॉस्ट पे लगाना पड़ेगा। तो 15 अगर प्रॉफिट सेल पे है तो कॉस्ट पे कितना होगा, 15 रुपीज प्रॉफिट। ये मैंने काफी बार सिखाया है, ये सीखना ही पड़ेगा। yes sir. प्रॉफिट कॉस्ट और यहाँ पर सेल वैल्यू 15। प्रॉफिट ऑन मुझे सेल बोल रखा है 100, तो कॉस्ट हो जाएगा 85। 100 माइनस 15, तो 15/85 करना पड़ेगा। तो 15/85 लगाओ इस पे और इस पे। 15/85 इंटू 1,85,89,280 करने से सिंपल निकल जाएगा। कितना होगा, 32,80,461 और इधर वाला 116.18 इंटू 15/85 कितना होगा, 20.50. 20.50। अब ये ऐड करने से आंसर आ जाएगा 136.68 और ये कितना आ रहा है पूरा ऐड करने से। हम्म 18,69,741. पर यूनिट का कॉस्ट है 136.69. 69, मेरा 68 आ गया। ये 8, 6669. ये 8 था तो 8 होगा। और अगर इधर 9 हो रहा है, मुझे लगता है ये 9 होगा। 5 + 4 6 हाँ ये 9 कर लेते हैं। मतलब ऐड एक्चुअली क्या हो रहा है ना, अगर ऐड करोगे तो 9 मिलेगा और अगर इसको डिवाइड कर देते हो 160 से तब 8 मिलेगा। हम क्या ऐड ही कर दो क्योंकि ऐड के हिसाब से जा रहा है, नहीं तो फिर यहाँ मिसमैच हो जाएगा, ये इसके साथ फिर मैच नहीं हो, तो ये भी फिर 9 आ जाएगा। वो थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा, लेकिन फिर वो लाइन बाय लाइन अगर कॉलम के साथ कोई मैच करने जाएगा तो फिर कॉलम के साथ मैच होकर आंसर। वो मैंने पहले बोला ना कि 1 लाख अगर डायरेक्ट टोटल को डिवाइड करेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर ही जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सारा अप्रोक्सीमेशन पे आ रहा है। अगर ये एक आधा अप्रोक्सीमेशन पे आता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही अप्रोक्सीमेशन पे, जितना भी पर यूनिट आया एक भी ऐसा नहीं है कि जिसमें फुल डिवाइड था, तो इसीलिए मैथमेटिकल एरर आ जाता है। तो इसीलिए इसको अगर डिवाइड करोगे ना तो ये टोटल के साथ वेरी कर जाएगा, 1 रुपया या फिर उससे थोड़ा कम या ज्यादा पे वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें किस तरीके से अप्रोच लेना है। कुछ नहीं बोलेगा तो हमें क्या करना है, ऑलवेज फीफो। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि उसका पहला स्टॉक जो है वो पहले आउट हो जाए, तो वो कभी भी 10,000 वाला जो उसका ओपनिंग स्टॉक है उसको नहीं रखेगा, उसको ही पहले बेचेगा। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं। ए लिमिटेड कंपनी has capacity to produce 1 lakh unit of product every month. Its works cost at varying level of production is as under. तो टोटल कैपेसिटी है प्रोडक्शन का 1 लाख यूनिट हर मंथ। ठीक है, और यहाँ पर लेवल ऑफ एक्टिविटी बोला है। अगर 10% काम करते हैं, मतलब 10% एक्टिविटी अगर वो यूज करते हैं तो उनका वर्क्स कॉस्ट होता है 400। 20% करने से ये देखो 390, 30% करने से और भी कम 40%। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक है, तुम लोग ये बता सकते हो कि एक्टिविटी लेवल जैसे बढ़ रहा है मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्यों कम हो जा रहा है।
एक्टिविटी लेवल बढ़ने से मेरा तो आइडल वर्किंग आवर है उसमें भी ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा। तो जैसे कि अगर हम सिर्फ 10% लेवल बढ़ा रहे हैं तो उसके बाद हो सकता है 15 से 20 मिनट तक तो गैप होगा, लेकिन हम 20% तो गैपिंग ना हो। नहीं, गैपिंग तो देखो होगा ही। नॉर्मल आइडल टाइम को तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, हाँ एबनॉर्मल को तो रोकना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल वाला तो नहीं रोक सकते ना। नॉर्मल 1 आवर लगता है, 20% बढ़ाने में 1 आवर लगता है, तो सेम प्रोसेस सेम हो। थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, ये सेकंड पॉइंट थोड़ा थोड़ा ठीक बोले। एक्चुअली क्या होता है देखो, वर्क्स कॉस्ट का मतलब इसमें क्या क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड में तो फिक्स्ड भी होता है और ये सब वेरिएबल है, मानते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है फिक्स, जैसे कि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड हो गया। सैलरी, अगर हम लोग सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हैं वो क्या हो गया फिक्स। अब प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो, जो फिक्स्ड खर्चा है क्या उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो फिक्स्ड खर्चा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर यूनिट पे कम नहीं होगा। अगर एक घर पे रेंट है 10,000, 2 फ्रेंड रह रहे हो तो कितना देना पड़ेगा? 5,000। अगर वहीं पर 4 फ्रेंड रहोगे तो कितना देना पड़ेगा? 2,500, 2,500। तो ये तो क्या हो गया, कॉस्ट का एक नॉर्मल सिस्टम है कि जब भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे कम होता है, प्रोडक्शन अगर हम लोगों का ज्यादा होगा तो पर यूनिट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वेरिएबल में तो वैसा नहीं होता है, वेरिएबल में पर यूनिट हमेशा फिक्स्ड होता है, टोटल चेंज होता है, और फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल हमेशा वही रहता है, पर यूनिट चेंज होता है। तो अगर हम अपना कैपेसिटी लेवल बढ़ाएंगे तो हमारा यूनिट क्या हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज। तो यूनिट जितना इंक्रीज होगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, कम होगा। इसीलिए देखो मेरा पर यूनिट कॉस्ट धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। नहीं समझ में? इसीलिए कम होता है। अच्छा, अब यहाँ पर इट्स फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बोला है 1,50,000 एंड फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 2,50,000 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। मंथली दे दिया है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और मार्केटिंग एक्सपेंसेस। द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है 30 पर यूनिट है। डिस्ट्रीब्यूशन वाला बोला है मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट 500 पर यूनिट प्रोवाइडेड इट इनकर्स द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर। बोल रहा है कि ये अपने 100% आउटपुट को बेच सकते हैं 500 पर यूनिट करके, लेकिन इनको कुछ और खर्चा करना पड़ेगा तो ही ये 100% आउटपुट बेच पाएंगे। क्या बोला है कि इट गिव्स गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग 30 पर यूनिट ऑफ सेल। बोल रहा है कि इनको क्या देना पड़ेगा, गिफ्ट आइटम देना पड़ेगा। तो मतलब कस्टमर को मतलब एट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा सेल को। अगर गिफ्ट आइटम देते हैं पर यूनिट ऑफ सेल पे 30 रुपीज करके तो इनका सेल 100% हो सकता है। और क्या बोला है, इट हैज अ लकी ड्रॉ एवरी मंथ गिविंग द फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड प्राइज 25, थर्ड प्राइज 10,000। बोल रहा है कि अगर कुछ मतलब ये होता है ना लकी ड्रॉ वगैरह, तो वैसे रखते हैं। और क्या क्या प्राइस रखा है, मतलब ऐसे करने से कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं ना कि हम लोग जाएंगे ये चीज खरीदेंगे, क्या पता लकी ड्रॉ में हमारा भी नाम आ जाए। तो फर्स्ट प्राइस कितना है 50, सेकंड ये मिलेगा, थर्ड ये मिलेगा, एंड 3 कॉन्सोलेशन प्राइस। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो विनर रखा ही है, साथ ही साथ 3 उसके बाद और भी कॉन्सोलेशन प्राइज रहेगा। मतलब टोटल कितना हो गया, 6 प्राइज का जगह रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 3 कॉन्सोलेशन प्राइज। और कॉन्सोलेशन कितना करके 5,000 टू ईच कस्टमर। अच्छा, इट स्पेंड 1 लाख ऑन रिफ्रेशमेंट सर्व एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर। कस्टमर के लिए उन्होंने रिफ्रेशमेंट का खर्चा रखा है कितना, 1 लाख। इट स्पॉन्सर ए टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट ए कॉस्ट। अगर वो अपना प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते, मतलब होता है ना वो कोई भी मैच वगैरह होता है, कोई भी सीरियल वगैरह होता है देखते हो तो उसके आगे नहीं होता स्पॉन्सर्ड बाय, ठीक है, तो वो स्पॉन्सर कर सकते ही अपने प्रोडक्ट को टेलीविजन पे, इतना खर्चा होगा लेकिन इससे इनका सेल क्या हो सकता है 100%। तो ये कुछ ऑप्शन है, ये फॉलो करने से इनका सेल 100% होगा, ऐसा बोला है। अब करने क्या बोला है, इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट 550 पर यूनिट विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ दिस एक्सपेंसेस रेफर टू ए टू डी। अच्छा, बोल रहा है 100% अगर बेचना है तो ये खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन अगर 30% बेचना है तो फिर ये खर्चा नहीं भी करने से हो जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा 70% के लिए ये खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि 30% तो ऐसे ही सेल होगा, ऊपर से 500 की जगह कितना होगा 550 में। और अगर
500 में पूरा सेल करना है तो ये 4 खर्चा इनको करना पड़ेगा, तब जाके बोल रहा है कि पूरा बेच पाएगा। अच्छा अब आगे देखते हैं क्या बोला है। प्रिपेयर करने बोला है कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। तो हमें कॉस्ट और प्रॉफिट निकालने बोला है, लेकिन कितने कैपेसिटी लेवल पे कॉस्ट शीट को बनाना है? 30 और 100। तो 30 और 100% कैपेसिटी मतलब यहां से कौन सा चूज करेंगे? ये वाला, और यहां से इसके बेसिस पे हम लोग को क्या बना के देना है? इनको कॉस्ट शीट बना के देना। ठीक है चलो देना। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ डॉट डॉट। यहाँ पर लिखते हैं लेवल ऑफ कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन उस बेसिस पे दिया है तो हम भी वैसे ही लिखते हैं। लेवल ऑफ कैपेसिटी, दो कैपेसिटी लेवल यूज करने बोला है क्वेश्चन को करने के लिए, एक 30% और एक 100%। अगर 30% करेंगे तो प्रोडक्शन यूनिट कितना होगा वो लिखेंगे पर मंथ। ठीक है, ये पर मंथ क्यों लिख रहे हैं ना, पूरा क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो एवरी मंथ पे बेस्ड है, इसीलिए मैंने पर मंथ लिखा है। अच्छा यूनिट यहाँ पर बोलो 30% अगर कैपेसिटी लेवल यूज करें तो कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इनका पूरे मंथ में कितना प्रोडक्शन होता है 1 लाख। तो ये 100% कैपेसिटी होगा क्योंकि फुल कैपेसिटी है। तो फिर 30% होने से 30,000 और 100% होने से 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख ही कर सकते हैं। अच्छा अब इस पे दो पार्ट करेंगे, एक पर यूनिट का कॉलम करेंगे यहाँ पर और एक करेंगे टोटल का। यहाँ पर भी सेम तरीके से करो, पर यूनिट और टोटल इसमें भी। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग प्राइम कॉस्ट वगैरह नहीं निकाल सकते, है ही नहीं डेटा, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? वर्क्स कॉस्ट जो है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, तो वर्क्स कॉस्ट 30,000 पे पर यूनिट कितना है? 380 और 100% पे 310। तो 380 और 310 टोटल कैसे लिखोगे? टोटल कितना होगा? लेकिन 0.0126 टोटल यूनिट इनटू होगा कि डिवाइड? टोटल तो ज्यादा होता है। हाँ तो 30,000 से इंटू करेंगे ना, अगर 30,000 यूनिट प्रोडक्शन का पर यूनिट इतना है तो टोटल कितना होगा? 1,14,00,000। और ये वाला 300, ये तो हम ओरली कर लेंगे, 310 और उसके बाद 5 जीरो, ऐसे हो जाएगा मतलब। हाँ 3,10,00,000 हो जाएगा। अच्छा वर्क्स कॉस्ट के बाद कौन सा लगाएंगे? वर्क्स कॉस्ट मतलब हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच गए, इसके बाद ओपनिंग WIP क्लोजिंग डब्ल्यू, लेकिन वो सब तो था नहीं क्वेश्चन में। ठीक है वो सब कुछ भी नहीं बोला है, सीधा सीधा खर्चा बताया। इसके बाद कौन सा खर्चा लगाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन लगाओ, ऐड कर दो, लिखा है फिक्स्ड, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या एक्सपेंसेस। अच्छा ये टोटल में बता रखा है 1,50,000, तो अगर ये फिक्स्ड है तो कैपेसिटी लेवल चेंज होने पे क्या ये खर्चा चेंज होगा?
मेरा आवाज आ रहा है? है मैम। यस अच्छा अच्छा, ठीक है, तो एक सेकंड मैसेज कर देते हैं, ज्वाइन करने के लिए जो कर पाएगा कर लेगा। ठीक है चलिए। अच्छा देखो, हम लोगों ने ये फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिख रहे थे, ठीक है, 1,50,000 था, लिखो कहाँ लिखेंगे, टोटल में, और यूनिट का कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे बोलो। ये 30 और ये 1,00,000 से तो कितना हो जाएगा, ये 5 होगा शायद, नहीं 50 होगा कि 5 होगा, 50 होगा, वो स्क्रीन से नहीं निकलेगा। चलो ये फिर एरर कैसे मिला, ओ वो है क्या, 5 हो रहा है, अच्छा ठीक है 5 लिखो, 5 लिखो, ओ अच्छा वो वेट करने की, ओ सर सिखाते हैं हम भूल ही जाते हैं। अच्छा ये 5 हो जाएगा, और इधर वाला 1.5, ये 1,00,000 से डिवाइड करना है, वो 30,000 से करना है, ठीक है, तो जितना जितना आएगा उतना लिख देना है। उसके बाद कौन सा है, सेलिंग, ये देखो फिक्स्ड मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब वही सेलिंग, सेलिंग का ना दो है, एक मार्केटिंग है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी नीचे दिया हुआ है, तो हम इसको हेडिंग देते हैं सेलिंग का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल के, ठीक है, और इसमें दो खर्चा दिया हुआ है, एक दिया हुआ है मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग वाला कितना हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है, देखो मार्केटिंग फिक्स्ड है 250, तो फिक्स्ड है तो कहाँ लिखेंगे, टोटल में, और पर यूनिट निकालेंगे, तो यहाँ भी 250 मतलब 2,50,000, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2,50,000, अब डिवाइड करो, ये 1,00,000 से करने से ये तो 2.5 आएगा, और इधर वाला कितना आएगा, ये शायद पॉइंट पॉइंट में आ जाएगा 8.33, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अब ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ना पर यूनिट बता रखा है, तो पर यूनिट कितना है 30, तो इसमें भी 30 पर यूनिट, इसमें भी 30 पर यूनिट, इसका टोटल कैसे निकालेंगे, 30 इंटू 30,000, 30 इंटू 1,00,000, तो 30 इंटू 30,000 कितना होता है 9,00,000, और ये कितना होता है 30। अब नेक्स्ट हम लोग क्या ऐड करेंगे, स्पेशल कॉस्ट, इसको स्पेशल कॉस्ट बोलेंगे, ये जो 1 ए से लेके डी तक दिया हुआ था ना, ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे स्पेशल कॉस्ट। बोलो ये कौन से वाले कैपेसिटी लेवल पे ऐड होगा, दोनों पे ही या किसी एक पे, सिर्फ 100% पे, क्योंकि ये तभी करेंगे ना जब मुझे 100% सेल करना है, नहीं तो नहीं करेंगे, तो इधर में नहीं आएगा, ठीक है, इधर में नहीं आएगा। स्पेशल कॉस्ट में सबसे पहला 4 है, तो पहला आइटम का नाम दे देते गिफ्ट आइटम्स, ये जो इन्होंने दे रखा है गिफ्ट आइटम्स, ऐसे लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिख के ऐसे शॉर्ट में गिफ्ट आइटम्स। अच्छा गिफ्ट आइटम्स में यहाँ पर बोला है 30 पर यूनिट ऑफ सेल, ठीक है, 30 पर यूनिट ऑफ सेल, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे फिर, हाँ 30,00,000, ये इधर नीचे देते हैं ये डैश और डैश, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30,00,000। अच्छा ये बोला था एट द रेट ऑफ 30 पर यूनिट ऑफ सेल्स, तो इसीलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जिसमें जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। फिर सेकेंड वाले में बोला था कि इतना इतना प्राइस मिलेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इतना सारा कॉन्सोलेशन प्राइस मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग, हाँ इसको हम लोग प्राइस बोल के लिख देते हैं, ठीक है, और प्राइस का खर्चा टोटल में हमें मिलेगा कितना 50,000 प्लस, हम 50 सिर्फ लिख रहे हैं, अगर 1000 लिखेंगे जगह नहीं मिलेगा, फिर 25,000, तुम लोग पूरा लिख सकते हो, ठीक है, 25,000, 10,000
और 5000 करके, हाँ, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा? 50, 60, 70, 80, 1 लाख हो रहा है। तो 1 लाख किधर लिखेंगे? टोटल कॉलम। और डिवाइड 1 लाख से कर देंगे तो पर यूनिट कितना करके आ जाएगा? 1 रुपीज करके। अच्छा, प्राइस के बाद फिर बोला है ये वाला रिफ्रेशमेंट वाला 1 लाख लिखो। रिफ्रेशमेंट, कस्टमर रिफ्रेशमेंट ऐसे भी लिख सकते, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट, ये भी 1 लाख डिवाइडेड बाय, मतलब, अच्छा, रिफ्रेशमेंट के बाद स्पॉन्सरशिप ऐसे लिखो, स्पॉन्सरशिप। इसमें कितना खर्चा है देखो, 20 लाख पर मंथ है, ठीक है, तो कितना लिखेंगे? क्योंकि ये तो पर मंथ का ही है ना, या तो हम लोग मंथली 30% कैपेसिटी यूज कर सकते हैं या फिर मंथली 100%। तो भले ही मंथली बोला है लेकिन वो तो हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे ना उतना ही हम। तो कितना हो जाएगा? 20 लाख। और एक एक यूनिट पे फिर कितना करके आएगा? 20 लाख बाई, हाँ 20 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ऐड करने से क्या मिलेगा? और तो कुछ खर्चा नहीं है, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ, या फिर टोटल कॉस्ट। अच्छा, तो दोनों कॉलम हम लोग ऐड कर लेंगे। 380 प्लस 5, 8.33 और 30, देखो कितना होता है? 35 प्लस 35, 4 समथिंग होना चाहिए। 1 crore 27 lakh। 27 लाख से 1 करोड़ 27 लाख से। पर कॉस्ट टू 423.33। और इधर वाला? ये वाला 350। 396। 396 है। और ये वाला फिर इंटू करने से आना चाहिए 3 करोड़ 96 लाख। राउंड तो नहीं था, तो मेरे हिसाब से टोटल करने से भी जितना आएगा इधर भी उतना। इसमें अगर नहीं भी चेक करोगे तो कोई इधर उधर बैलेंस आएगा नहीं, क्योंकि हमारा सारा एग्जैक्ट बैलेंस था, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्स वैल्यू लिख के प्रॉफिट ये दिखा देंगे, क्योंकि हमें दिखाने क्या बोला था, क्वेश्चन याद है ना तुम लोगों को? 30% ये देखो, कॉस्ट और प्रॉफिट। कॉस्ट तक हो गया, अब यहाँ पर क्या दिखाएंगे? प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे सेल वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू जो है वो हम लोग का कितना करके, अगर 30% तक बेचना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये वाला इधर कितना लिखोगे? 550। और 550 इंटू कितना करोगे? 30,000। तो बोलो टोटल कितना होता है? 1 करोड़ 65 लाख। अच्छा, और अगर ये वाला बेचेंगे तो कितना करके बेच सकते हैं? 500 था शायद, ये देखो यहाँ लिखा है। 5 करोड़। कहाँ चला गया? ऊपर 500 करके, हाँ 5 करोड़ हो जाएगा। 5 और और ये बैलेंस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। इससे ये सब माइनस 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 करते जाओ। ये तो 104 आ रहा है, और 104 इंटू 1 लाख मतलब 104, और उसके बाद 5 जीरो। इधर वाला देखो कितना? 26.77। 126.67 आना चाहिए। 38 लाख। हाँ 126.67 ही कह रहे हैं। 77। 77। यस मैम 7 7 कर दोगे तो फिर शायद जीरो नहीं है। हाँ, 7 करोगे ना तो जीरो नहीं आएगा, उस हिसाब से बैलेंस करो। 550 माइनस 126, ये बैलेंस करके निकाल लो ताकि ये 550 पूरा बन जाए। मतलब हम ये कह रहे हैं 500 माइनस अगर 423.33 करते हो तो 76.67 ही है। 76 कहाँ से? पता नहीं क्या लिखते हैं। 423.33, 126.67 ही है। 7 तभी 550 होगा, ठीक है। ये वाला हो गया हम लोग। बस इसमें इतना सा ही बोला था, देखने में क्वेश्चन ऐसा है, बस समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है।
अच्छा, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, फोर्थ तो मैं अगर कंफ्यूजन अगर हम ड्रॉ करें तो 30,000 यूनिट्स जो हम बेच रहे हैं वो करके प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि उसमें हमको पर यूनिट पे 26 रुपया 67 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। 26 या 126? 126 रुपया 67 पैसे का, जो उसमें 4 रुपया का हो रहा है। उसमें 104 हो रहा है। तो कंपनी को भी ये पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, बोल सकते हो। ऐसे कॉस्ट बेनिफिट अकाउंटिंग कंपनी को बताना पड़ेगा। हाँ बोल सकते हो, लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि पूरा सेल हो जाए, कुछ भी ना बचे, तो फिर ये अप्रोच लेना पड़ेगा। ज्यादा सेल करने के लिए कुछ तो देखो, जब कोई ज्यादा सेल करना चाहता है तो वो सेल्स ऑफर तो डालता ही है ना, तभी होगा। अगर पूरा सेल करवाना है तो फिर थोड़ा तो हमें प्रॉफिट को कम करना ही पड़ेगा। ह्यूज अमाउंट में सेल करने से प्रॉफिट कम करना ही पड़ेगा। अगर देखो, दो तरीके का बिजनेस होता है, हम कम बेचेंगे लेकिन ज्यादा मतलब प्राइस रखेंगे, क्वालिटी देंगे। ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि 100% बेचेगा तो क्वालिटी नहीं देगा, वो तो डिपेंड करता है क्या करेगा नहीं करेगा बोलो। तो अगर ज्यादा जब बेचना चाहेंगे ना तो हमें, और वो ऑटोमेटिकली कर भी सकता है, अगर वो ज्यादा बेचेगा तो वो सेल वैल्यू भी कम कर सकता है। यहाँ प्रॉफिट इसीलिए कम आ रहा है, देखो ना, सेल वैल्यू भी तो कम है ना, पर यूनिट पे 50 रुपए करके कम, तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा, अब ये फोर्थ नंबर देखो, यहाँ पर बोला है the following figures are extracted from the trial balance of GK company on 31st March. Inventories, finished stock, raw material, WIP, office appliances, plant machinery, building, sales, sales return and rebate, material purchase, freight, incurred on material. इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? हाँ ये ऐड हो, सेल्स, हाँ ये तो ऐड होगा, सेल्स और सेल्स रिटर्न, सेल से माइनस हो जाएगा जैसे तुम लोग करते हो अकाउंट्स वगैरह में। नेट सेल्स निकलेगा, सेल्स से अगर ये लेस करेंगे तो। मेटेरियल परचेज में फ्रेट इनकट जो है वो ऐड होगा। परचेज रिटर्न क्या होना चाहिए? माइनस होगा, नेट परचेज निकलेगा। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो कहाँ ऐड होगा? प्राइम कॉस्ट निकालने के वक्त। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, हाँ फैक्ट्री सुपर, ये तो फैक्ट्री में ही जाएगा। रिपेयर एंड फैक्ट्री, ये भी फैक्ट्री में जाएगा। हीट लाइट एंड पावर फैक्ट्री में। रेट्स एंड टैक्सेस मिसलेनियस फैक्ट्री बोल ही दिया। सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन, सभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या सेलिंग एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन का दे दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में ये वाला जाएगा। ठीक है, मतलब ये सैलरी देखने से ऑफिस में जाएगा ऐसा बात नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में दिए गए सैलरी का डेटा है। ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस, ये ऑफिस सैलरी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ये इग्नोर। ठीक है, इंटरेस्ट जो हम लोग दे रहे हैं वो हमारे कॉस्ट को रिलेट नहीं करता है, क्योंकि प्रोडक्शन करे या ना करे, लिए गए लोन का जो इंटरेस्ट है वो हमें भरते रहना पड़ेगा। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री में देखो क्या दिया हुआ है, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दिया हुआ है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। अच्छा, ये एक बार बता दें इसमें क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये तो पता ही है, WIP, फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करना पड़ेगा बोलो? ऐड करेंगे खर्चे पे, जहां जहां, जैसे कि डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट पे नहीं किया हुआ है तो क्या हुआ, पेबल अमाउंट तो है, मतलब हमारा प्रोडक्शन ये खर्चा पे किए बिना थोड़ी ना मिल सकता है, हम लोगों ने भी पे आउट नहीं किया। ऐड करेंगे डायरेक्ट एम्प्लॉय को, आउटस्टैंडिंग वाला उसमें, डायरेक्ट एम्प्लॉय में, इनडायरेक्ट वाला इनडायरेक्ट में, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड में चला जाएगा। डिप्रिसिएशन सबका बता दिया है। ऑफिस अप्लायंसेस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाएगा। प्लांट मशीनरी फैक्ट्री में चला जाएगा। और बिल्डिंग कहाँ पर था, फैक्ट्री का था कि ऑफिस का था? बिल्डिंग किसका था, देखते हैं, कुछ बोला तो नहीं। अगर कुछ नहीं बोला है तो फैक्ट्री में जाएगा। यहाँ कुछ बोल रखा है, देखते हैं। बोला है हीट लाइट एंड पावर टू फैक्ट्री ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हीट लाइट एंड पावर का खर्चा तीनों जगह पे देना है। कौन से रेशियो पे? 8:1:1, तो तीनों पे देना है। रेट्स टैक्सेस 2/3 कहाँ देना है? फैक्ट्री पे। और 1/3 कहाँ देना है? ऑफिस में। तो वैसे बांटना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन बता दिया, ये देख, बिल्डिंग टू फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग, बोल रहे बिल्डिंग और ऑफिस और सेलिंग में कितना कितना देना पड़ेगा? 8:1:1, मतलब बिल्डिंग वाला कंफ्यूजन था ना, ये दो तो समझ में आ रहा था, ये तो ऑफिस बता ही दिया था, प्लांट मशीनरी फैक्ट्री को ही रिलेट करेगा, बाकी किसी को नहीं। अब बिल्डिंग ऑफिस का था कि फैक्ट्री का था, तो बोल रहे हैं कि ये तीनों में बांटो। ठीक है, तो तीनों में बांट देंगे। अच्छा, उसके बाद बोला है विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए condensed profit and loss statement of GK company for the year ended 31st March along with the supporting schedules of, मतलब हम लोग को एक मेनली PL स्टेटमेंट बना के देना है।
ठीक है। और हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। चलो हम लोग ये 3 निकालते हैं, और अगर होता है तो फिर हम लोग बाकी भी जो है कॉस्ट क्या बोलते हैं उसे पीएल स्टेटमेंट भी बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। शेड्यूल, क्योंकि यहाँ पर वो शेड्यूल लैंग्वेज यूज किया है तो हम भी इसीलिए लिख रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन भी लिखा जाता है। ठीक है, शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट ही निकालना है। वो तो बस बोल रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका मतलब क्या है, निकालना तो सारा ही है हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, भाई प्राइम कॉस्ट के लिए जो लिखते हो, रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, ऊपर देखना पड़ेगा, इधर है। ये रहा 1,80,000। ओ अच्छा, हाँ 1,40,000। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे परचेज। शॉर्ट में लिखते रहे हैं, नहीं तो कंप्लीट नहीं हुआ। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो नीचे था, ये देख 3,20,000। फिर उसमें कैरेज वाला भी ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 3,20,000 और ऐड कर देना है फ्रेट। जो बोला है वही लिख रहा है, कैरेज बोलेगा तो कैरेज लिख देंगे, एक ही बात है, लेकिन जैसा बोलेगा वैसा लिख देना है। फ्रेट ऑन मटेरियल 16,000 और लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। था ना, क्लोजिंग वाला करेंगे, परचेज रिटर्न है तो वो भी कर लेंगे पहले, उसके बाद क्लोजिंग वाला करें। परचेज रिटर्न है 4,800, तो माइनस ये करने से आएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल। बोलो कितना हो रहा है, 4,60,000 माइनस प्लस 60, 4,71,200। ठीक है, अब इसमें लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये नीचे दिया हुआ था, कितना देगा, तो 1,80,000। हाँ लिखो 1,80,000। 2,91,200 ये क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, अब इसमें ऐड क्या करेंगे, डायरेक्ट इम्प्लॉय बोला था तो हम भी वही लिख देते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज देगा उसको लिखना ज्यादा बेटर है, इम्प्लॉय कॉस्ट। अब इसमें एक आउटस्टैंडिंग था इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला है। ठीक है, तो ये देखो इम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर 160 है, 1,60,000, और ये देखो नीचे एक आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था, चला गया ना, ये 8,000, तो 1,60,000 प्लस 8,000, या फिर डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग बोल के लिख के भी 8,000 दिखा के ऐड कर सकते हैं। कितना हो जा रहा है, 68, 1,68,000, 4,59,200, ये क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। देखते हैं इसमें क्या क्या है हम लोगों के पास। फैक्ट्री ओवरहेड में ये लंबा सा लिस्ट इधर बना हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन वो तो नहीं आएगा, उसका क्या आएगा, डिप्रिशिएशन आएगा। अच्छा, उसमें बोला है कैसे बांटना है, चलो यहाँ से देखते हैं। सेल्स तो नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न मटेरियल ये हो गया, ये इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट, और इसका आउटस्टैंडिंग है, पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पर जो दिख रहा है, उसके बाद वो भी लिखना पड़ेगा, डिप्रिशिएशन, इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट। इसमें भी ब्रैकेट डालो क्योंकि आउटस्टैंडिंग था, तो वो भी लिखेंगे 18,000 प्लस यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना था, कितना हो गया, 19,200। अच्छा, और क्या खर्चा है फैक्ट्री का, देखते हैं। फैक्ट्री सुपरविजन 10,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या है, हीट लाइट एंड पावर, नहीं उसके पहले और एक है, रिपेयर्स एंड फैक्ट्री अपकीपिंग 14,000, रिपेयर्स एंड फैक्ट्री अपकीपिंग
14,000 और आ जाएगा हीट, लेकिन उसमें ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो कोई कोई एक्सपेंस हमें बोला है ना ये जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि हीट लाइट पावर, नाम लिख लेते फिर देखते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन था याद है मुझे, ठीक है, हीट लाइट एंड पावर। तुम लोग क्वेश्चन देखोगे तो ही समझ जाओगे किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और किसको नहीं करना है। हीट लाइट पावर टोटल 65 है, देखो यहाँ पर बोला है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 8:1:1। तो हम लोग कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री, तो 8 बाई जितना होगा 65,000 इंटू 8/10 कितना आ रहा है 52,000। ये हो गया हीट लाइट पावर। और देखते हैं क्या जाएगा फैक्ट्री में, हीट लाइट पावर मैक्सिमम फैक्ट्री में ही आ गया। उसके बाद है रेट्स एंड टैक्सेस 6,300, ये भी फैक्ट्री में जाता है, लेकिन इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बोला था, दिखाते हैं रेट्स एंड टैक्सेस। एग्जाम में तुम लोग को देख लेना है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो वहां पर दिख जाएगा। ये देखो बोला है 2/3 टू फैक्ट्री, तो 2/3 कितना हो रहा है देखो, 21 इंटू 2 मतलब 4,200। अच्छा 4,200। अच्छा इसके बाद और कौन सा खर्चा है, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये पूरा लिख देंगे, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस 18,700। अच्छा अब डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट था एक और एक बिल्डिंग था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोल रखा था कि प्लांट और मशीनरी पे कितना लगेगा 10%, तो यहाँ पर 10% आएगा, क्योंकि प्लांट फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा बताए या ना बताए हम लोग कर देंगे। और बिल्डिंग का कितना आएगा 8/10। ये देखो बिल्डिंग का हम टोटल अमाउंट लिखते हैं, तब तक इसको लिख ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, नहीं तो फिर से पेज चेंज करना पड़ेगा। 4% इंटू, ठीक है, ये देखो 4% इंटू जितना भी वैल्यू आएगा, देखो 4% कहाँ से आया, यहाँ से आया, हम टोटल अमाउंट नहीं लिखे, लिख देंगे 10%। और ये प्लांट मशीनरी का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन बिल्डिंग का है, कितना है फैक्ट्री में 8/10। तो जो भी टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 8/10 इंटू वो अमाउंट, मतलब 4% ऑफ दिस इंटू 8/10। अब हम लोग देख लेते हैं टोटल वैल्यू हम लोग का कितना है प्लांट का। कहाँ पर गया प्लांट, ऊपर है, हाँ 4,60,500। देखो कितना होगा 46,050। और बिल्डिंग, बिल्डिंग है 2 लाख, कितना 6,400। और फैक्ट्री का कुछ भी नहीं है, सबको ऐड करो तो मतलब फैक्ट्री वाला सारा ऐड करो, फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा पूरा ही कर लो, फैक्ट्री ओवरहेड मैंने तो इसके नीचे ही लिख दिया है, अगर हम अलग से कॉलम में लिखते इधर वाले में तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके उसके नीचे लिख सकते थे। तो तुम लोग 4,59,200 सभी के साथ ऐड करके मुझे बताओ कि फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है। मैम फैक्ट्री कॉस्ट तो आया 1,70,000। 1,550। वो फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है, वो फैक्ट्री ओवरहेड है, यस मैम फैक्ट्री उसके साथ वो ऐड करो प्राइम कॉस्ट, तब आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। अगर वो 750, अगर वो डेटा लिखना चाहते हो तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, फिर उसको आउटर में निकालोगे, जो आए ना 1,70,550 वो आउटर कॉलम में जाएगा, फिर वो प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करके आएगा, क्योंकि मैंने ना वो लिखा नहीं, मैंने इसके इधर ही लिख दिया। अगर तुम लोग ये सारे डेटा को इधर हटा के लिखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ गया यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट जो है 6,29,000। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग WIP है ना, तो ओपनिंग WIP दिया हुआ था, देखो ये देखो कितना दिया हुआ है 2 लाख, तो ऐड करने से कितना आएगा 8,29,750। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और लेस कर देंगे क्लोजिंग WIP, तो हम लोग का आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो क्लोजिंग वाला ना नीचे दिया हुआ था, अभी आगे पीछे करके दे रखा है 1,92,000। देखो कितना नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा अब इसमें क्या एडलेस होगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देखते हैं। क्लोजिंग वाला ना दिया हुआ, ये देखो 1,15,000, ये याद रखते हैं। 80 गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, देखो कितना है। कितना हो रहा है? 7,17,750 लेस closing stock of finished goods 1,15,000 COGS 6,02,750 COGS आ गया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। अब इसका ना हमें एक शेड्यूल बनाने के लिए पहले ही क्वेश्चन बोल रखा था, ये देखो यहाँ पर बोला था कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का शेड्यूल बनाओ। कहां पर बोला था? ये देखो, ठीक है। तो ये हमें कहां से मिलेगा? शेड्यूल नंबर 3 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। जब बनाएंगे तो वो डेटा पूरा यहाँ पर लिख देंगे, ये ऐड करेंगे और उसके बाद क्या ऐड करेंगे? सेलिंग। ये ऐड करने के बाद सेलिंग, तो यहाँ पर थोड़ा जगह रख के फिर यहाँ पर ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। ये या फिर ओवरहेड, ये भी हमें कहाँ मिलेगा? शेड्यूल 2 से, ठीक है। वो 2 नंबर पे बनाने के लिए बोला, ये लिखेंगे। ये सारी चीज ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। यही हमें पूछा था, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पर हमें शेड्यूल 2 बनाना पड़ेगा। शेड्यूल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये मैंने पहले इसीलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में मुझे यही पहले लिखने के लिए बोला है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या जाएगा? लाइन बाय लाइन लिखने से ही होगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन लिखो। सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन है 33,600, टोटल दिया हुआ है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। सेल्स ट्रैवलिंग 11,000, सेल्स प्रमोशन 22,500, ठीक है। अच्छा, अब ऐड और एक चीज होगा इसके बाद, ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन वाला। डिस्ट्रीब्यूशन का सैलरी एक्सपेंसेस 18,000, डिस्ट्रीब्यूशन का सैलरीज एंड एक्सपेंस 18,000। और एक खर्चा था जो डिस्ट्रीब्यूट करना था, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे आएंगे तो पता चलेगा। हीट लाइट पावर, ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, तो लिखो हीट लाइट और पावर। ये टोटल कितना था? वहां देखने से पता चलेगा, जहां हम लोग फैक्ट्री वाला लिखे ना, वहां टोटल लिखे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किए होंगे 1/10। ये देखो यहाँ पर हीट लाइट पावर दिखेगा, कहाँ लिखा मैंने? ये रहा 65,000। 8/10 हुआ था, 65,000 1/10 होगा, कितना हो जाएगा? 6,500। और एक खर्चा होगा, देखो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये देखो ऑफिस एंड सेलिंग इन द रेशियो बोला है ना, तो बिल्डिंग टू फैक्ट्री हो गया, सेलिंग वाले में करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? 2 लाख। अच्छा, और उस पे डेप्रिसिएशन कितना था? वहां पर ही दिखेगा, देखो 10%, 4%। अच्छा, इनटू और कितना था? 1/10, तो कितना हो जाएगा? 800। 800 हो रहा है। अब इसका ऐड कर लो, बन गया ये शेड्यूल। 92,400। अब ये लिख दो वहां पर जो शेड्यूल का जगह खाली रखा है ना, यहाँ पर 92,400। और एक लास्ट शेड्यूल, हाँ, शेड्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग का क्या क्या आएगा, चलो देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा ऑफिस अप्लायंसेस, इसका क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आना चाहिए, है ना? अच्छा, हाँ, ऑफिस अप्लायंसेस कितना बोला है? 17,400। इसका डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा?
5% लगाओ। 870। अच्छा, और देखते हैं क्या खर्चा है। यहाँ पर अगर आ जाते हैं, देखो स्टार्टिंग से ये सब कुछ भी ऑफिस वाला नहीं है, नहीं बिल्डिंग शायद जाएगा, देख लेते हैं इस बीच कुछ रह गया है क्या। कुछ दिख रहा है तुम लोगों को? ये वाला है ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंस 8600। अच्छा, और डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग होगा, तो बिल्डिंग 2 लाख। हाँ, और 1/10 ही होगा क्योंकि 8:1:1 था। हाँ, ये भी हम लोग का 800 हो जाएगा। हीट लाइट वाला भी जाएगा, हीट लाइट वो भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट था, एंड पावर। तो हीट लाइट पावर था 65,000 इंटू 1/10 होगा क्योंकि वो भी 811 था, तो 6,500। और लास्ट जो है रेट्स एंड टैक्सेस, वो भी जाएगा, वो भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट था, रेट्स एंड टैक्सेस। ये कितना होगा रेट्स एंड टैक्सेस हम लोगों का? मुझे भी याद नहीं है, रेट्स एंड टैक्सेस देखते हैं। रेट्स एंड टैक्सेस बोला था, ये देखो 1/3 टू ऑफिस, अब कितना था उस पे 1/3 लगेगा, वो फैक्ट्री वाले जगह पे दिखेगा जहां पर कॉस्ट बना रहे थे। हाँ 6,300। हाँ, अब ऐड कर 18,870। अब ये वो शेड्यूल में डालो 18,870, यहाँ पर शेड्यूल में जाएगा। $6,21,000, मतलब मैंने पूरा नहीं किया इसलिए 6,21,620 यहाँ पर आ रहा है क्योंकि मेरा पेज चेंज हो रहा है, तो मैंने लिख लिया, प्लस ये कितना हो जाए 7,14,020। ठीक है, तो सारा चीज ही बन गया है, बस तुम लोग को बनाना है पीएल स्टेटमेंट, और कुछ नहीं बनाना है। तो पीएल स्टेटमेंट हम होमवर्क दे देते हैं, वो 2 मिनट लगेगा, बनाना है तुम लोग को। पीएल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, जैसे कैश फ्लो में हम सिखा रहे थे, ठीक है। और वैसे भी अगर किसी का कैश फ्लो नहीं किया हुआ है तो भी हम बता सकते हैं। तुम लोग को पीएल स्टेटमेंट बनाने का मतलब है नेट प्रॉफिट निकालना है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उससे जीपी आएगा, जीपी से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो लेस करोगे तो आ जाएगा हम लोग का नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये और एक क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है, और कुछ एमसीक्यू, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर आदित्य। बाय मैम।